अगर हम 6.5 करते हैं तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ऑर्डिनरी एनवीटी है या एनवीटी ड्यू है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई अगर ऑर्डिनरी एनवीटी है, और अगर एनवीटी ड्यू है तो आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस आई पावर माइनस एन अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑर्डिनरी एनवीटी से सॉल्व करें, 3000 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस 4.5% पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4.5%। इसको सॉल्व कर कर देखते हैं कि कितना बनता है। 1.045। ये बन रहा है 3221.6। 3221.6। 3221.6। यह हमारा ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला आंसर आ रहा है। अच्छा, अगर एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू होती तो आप दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करो, सिर्फ 1 प्लस आई का फर्क है, तो मैं इसको इसी आंसर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.045 से, तो 33668 33668 बन जाता है। 33668 33668.48 बन जाता है। तो आप देखो आपके पास एक ही आंसर है, तो आप 32218.6 को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जो डेफिनेट आंसर है, नन ऑफ दीज नहीं, उसके अलावा जो डेफिनेट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद फिर 6.6 में व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू 15,000 रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर एंड नेक्स्ट 4 years इफ द एप्लीकेबल रेट इज 7% पर एनम। बोलते हैं 15,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जो रिसीव होता है मौजूदा साल के आखिर में और अगले 4 साल के आखिर में। यानी कि अगर इसकी मैं डायग्राम बनाऊं, 6.6 की अगर मैं डायग्राम बनाऊं, 6.6 में यह नंबर 0 प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है, करंट साल के आखिर में 15,000, और उसके बाद वाले जो 4 साल हैं, और उसके बाद वाले जो साल हैं, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन सालों के आखिर के 15,000, 15,000, 15,000 और 15,000। ठीक है जी, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज दी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या है ऑफ रुपीज 15,000, 15,000 की। ठीक है, रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर यानी कि पहले साल के आखिर में, यानी कि Y1, Y0 नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द करंट ईयर मौजूदा साल के आखिर में, जो हमने 15,000 Y1 पे लिखा, एंड नेक्स्ट 4 years, और अगले 4 सालों के आखिर में, जो हमने ईयर 2 पर 15, 3 पर 15, 4 पर 15 और 5 पर 15 लिखा। इफ द एप्लीकेबल रेट इज 7% पर एनम, अगर जो डिस्काउंटिंग का रेट है वो 7% का होगा, तो कैलकुलेशन हो जाएगी P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस 7% पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7%। ठीक है जी, 5 क्यों लिया? पहले साल का आखिर एक हो गया, और अगले 4 साल। तो जरा चेक करना क्या बनता है भाई, सही आंसर आ रहा है? ये आ रहा है 61,502.96। 61,502.96। 61,502.96। ठीक है, 61,502.96। क्या इसमें कोई मसला है? चले जी,
तो इसके हिसाब से हमारा आंसर बन गया ए। सही है। अगले पे चलते हैं। 6.7। 6.7 में लिखा हुआ है मेजर्स ABC लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे ₹18 एवरी ईयर ऑन अ शेयर ऑफ इट्स स्टॉक। अगर आप इस कंपनी का शेयर लोगे तो ये कंपनी आपको 18 रुपए हर साल देगी, स्टॉक यानी कि शेयर। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ शेयर इफ मनी वर्थ इज 9% कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा आउट सवाल है। आगे आप एक पेपर में पढ़ोगे डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। बहरहाल थोड़ी बेसिक सी चीजें इस पर अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो कुछ ऐसी सिलसिला या ऐसी बात हो रही है कि वो आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। और बोल रहा है कि अगर आप इस कंपनी का शेयर लोगे ना तो ये कंपनी आपको हर साल 18 रुपए का डिविडेंड देगी। पहले साल के आखिर में 18, दूसरे साल के आखिर में 18, तीसरे साल के आखिर में 18। नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन्ड नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन्ड नहीं है। कितने साल तक, कब तक देगी, मेंशन्ड नहीं है। जब मेंशन नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए। अच्छा, एक मेथड होता है, आगे जाकर आप BFD वगैरह में पढ़ोगे, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल वगैरह। उसमें ये होता है कि कंपनी के शेयर की जो वैल्यू होती है वो फ्यूचर में जो भी डिविडेंड देगी कंपनी उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होती है। तो बहरहाल ये थोड़ा सा आउट है जैसे कि मैंने कहा, लेकिन खैर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हो ये रहा है कि 18 ईयर 1 पर, ईयर 2 पर, ईयर 3 पर, ईयर 4 पर, ईयर 5 पर, ईयर 6 पर, ईयर 7 पर, ईयर 8 पर, ईयर 9 पर, ईयर 10 पर है। और आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, डिस्काउंटिंग करनी है, कंपाउंडिंग करनी है, क्या करना है बताओ। डिस्काउंटिंग करनी है ना। और ये एन्युटी है या परपेचुटी है। एक कॉन्सेप्ट होता है एन्युटी का और एक कॉन्सेप्ट होता है परपेचुटी का। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने परपेचुटी अभी ध्यान से नहीं पढ़ा। परपेचुटी में नंबर ऑफ इयर्स मेंशन नहीं होते हैं। एनवीटी के ऊपर जितने भी सवाल थे वो एनवीटी के थे, उसमें साल दिए हुए थे, 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, मौजूदा साल और अगले 4 साल तक। परपेचुटी में ईयर्स नहीं होते। और प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी परपेचुटी का फॉर्मूला होता है R/I, दैट्स इट। यानी कि 18 डिवाइडेड बाई रेट, यानी कि 9%। बस। तो अगर मैं 18 को 9% से डिवाइड करता हूँ तो आंसर जो है ना वो 200 आता है। अगर मैं 18 को 9% से डिवाइड करता हूँ, 9% का मतलब होता है 0.09। दैट्स इट। ठीक है जी। अच्छा, 6.8। ए बोरोस 500,000 टू बाई अ हाउस। ए ने 5 लाख रुपए उधार लिए एक घर खरीदने के लिए। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर 20 ईयर्स। अगर वो इक्वल एक बराबर इंस्टॉलमेंट पे करता है अगले 20 सालों के लिए एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। 6.8 में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चल रहा है लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू रीपेमेंट्स के बराबर होती है। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 5 लाख है। ठीक है जी। ईयर 1 पर एक किस्त पे होगी, ईयर 2 पर दूसरी किस्त पे होगी, ईयर 3 पर तीसरी किस्त पे होगी, ईयर 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 20 तक किस्तें पे हो रही होंगी और सारी किस्तें एक बराबर होंगी। 10% का रेट है। P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + I⁻⁻n वाला फॉर्मूला लगेगा। रीजन ये है कि लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू रीपेमेंट्स के बराबर होती है और जब आप लोन लेते हो तो पहली किस्त उसी वक्त पे नहीं करते हो बल्कि एक टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करते हो। सो हमें पी पता है, 5 लाख इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1 - 1 + 10% पावर -20 डिवाइडेड बाई 10%। अब अगर हम आंसर निकालते हैं तो 1.1 की पावर -20, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.1 और 5 लाख डिवाइडेड बाई आंसर। आर आर है 58,729.8 तकरीबन। तो हमारा आंसर जो है वो ए बनता है। ठीक है जी। आर की जो वैल्यूज को सॉल्व कर कर आप आराम से सॉल्व करोगे तसल्ली से 58,729.8 आ रही होगी। ठीक है जी। क्या ये सवाल भी क्लियर है।
सही है, अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल कर ले भाई, जल्दी से कंफर्म कर दे मुझे, ये सवाल क्लियर है सबको? कोई मसला? कोई मसला तो नहीं है ना? चलें जी, 6.9 करते हैं। मैं यहाँ पर 6.9 भी पेस्ट कर देता हूँ और 6.10 करता है, और 6.10 भी पेस्ट कर देता हूँ, 6.10 भी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, चले जी। 6.9, वाई बॉट टीवी कॉस्टिंग 13,000 बाई मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 3,000। अच्छा जी, ये डाउन पेमेंट वाला केस आ गया, कैश प्राइस वाला, लोन की अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स होती हैं वगैरह वगैरह। इसके भी कॉन्सेप्ट्स अलग से वीडियो में, लेक्चर्स में कवर्ड है। वाई ने एक टीवी खरीदा, उस टीवी की जो कैश प्राइस है, उस टीवी की जो कैश प्राइस है वो 13,000 है। कैश प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर मैं वो चीज़ किस्तों पर ना खरीदूं और आज ही सारे पैसे पे कर दूं, तो जितने पैसे मुझे पे करने होंगे। कैश प्राइस का मतलब होता है कि अगर मैं चीज़ किस्तों पे ना खरीदूं और सारे पैसे आज ही के दिन पे कर दूं, तो जितने पैसे मुझे पे करने होंगे उसको कैश प्राइस कहते हैं। वाई bought a TV costing rupees 13,000 by making a down payment of rupees 3,000। वाई ने एक टीवी खरीदा जिसकी कैश प्राइस 13,000 है, और उसने उसके लिए एक डाउन पेमेंट पे करी 3,000 की। उसने उसके लिए एक डाउन पेमेंट पे करी 3,000 की। डाउन पेमेंट पे करी 3,000 की। जब आप किस्तों पर चीज़ें खरीदते हो तो डाउन पेमेंट वो अमाउंट होती है जो आप इनिशियली पे कर देते हो। बाकी कितना बच गया? बाकी 10,000 बच गया। ये सारे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स में कवर्ड है, यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा। तो कैश प्राइस 13,000 थी, डाउन पेमेंट 3,000 की है, तो लोन बच गया 10,000 का। यानी कि 13,000 अगर मैं कैश में खरीदता तो देता, मैंने 3,000 की डाउन पेमेंट कर दी, तो अब सिर्फ और सिर्फ मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ जो बच गए। लेकिन ये सारे आज नहीं दे रहा। एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 years। ये अमाउंट्स में सालाना 4 किस्तों में दूंगा, पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में और चौथे साल के आखिर में। हर साल के आखिर में एक पर्टिकुलर अमाउंट में पे करूंगा ताकि ये लोन पूरा हो जाए। ये बात याद रखना कि ऐसा नहीं, अंधी नहीं चल रही कि ढाई 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 हजार की 4 किस्तें होंगी, नहीं। जो किस्तें होती हैं उसमें इंटरेस्ट शामिल होता है। ऐसा नहीं है कि 10,000 का लोन लिया था तो पहले साल के आखिर में 2,500, फिर 2,500, फिर 2,500, फिर 2,500 दिए, 10,000 पूरे हो गए, नहीं। ये जो आर की वैल्यू होगी ना, ये ज्यादा होगी। अगर आप कैश पे टीवी खरीदते तो 13,000 पूरे आज के आज पे करते। लेकिन क्योंकि आप टीवी कैश पे नहीं खरीद रहे हो तो एक डाउन पेमेंट पे कर रहे हो। डाउन पेमेंट एक हिस्सा होता है कैश प्राइस का जो आज ही आप पे कर देते हो, बकाया रह गया 10,000। 10,000 की आपने किस्तें करवाई, अब जब किस्तें रीपे करूंगा तो उन किस्तों में इंटरेस्ट भी होगा। और ये एक सेपरेट लेक्चर में बड़े डिटेल में हमने डिस्कस भी किया। अब वो बोलता है हाउ मच वुड ईच पेमेंट बी, यानी कि आर की वैल्यू, इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन अनपेड अमाउंट इज 14% कंपाउंडेड एनुअली। लोन की अमाउंट किसके बराबर होती है बताओ? लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। तो 10,000 इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + 14% पावर -4 डिवाइडेड बाई 14%। ठीक है जी, आर ढूंढ लेते हैं हम। 1.14 की पावर -4, 1 - आंसर डिवाइडेड बाई 0.14, 10,000 डिवाइडेड बाई आंसर, ये बन जाता है 3432। 3432 बन जाता है, 3432। ठीक है जी, एक केस जो है वो 3432 की होगी। एक केस जो है वो 3,432 रुपए की होगी। पहली केस भी, दूसरी केस भी, तीसरी केस भी, चौथी केस भी। 3432, 3432, 3432 और 3432। इससे रेलेवेंट कुछ और कहानियां हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, किस्तों की मूवमेंट बनाना, जो मैंने लोन वाले केसेस में जो लेक्चर्स हैं उसमें करी हुई है।
तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर दी। 10 है, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 3,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। आसान सा सवाल है, बोलता है कि 10वें साल के आखिर में मुझे 3 लाख चाहिए और हर साल मैं कितने पैसे जमा करूं। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड रुपीज 300,000 एट द एंड ऑफ 10 years if interest is compounded annually। ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है, इसी तरह से ईयर नंबर 10 है। वो बोलता है कि हर साल में क्या अमाउंट जमा करूं, हर साल में क्या अमाउंट जमा करूं ताकि 10वें साल के आखिर में मेरे पास जो है वो 3 लाख हो जाएं। ठीक है जी, ऐसा ही सवाल है। अच्छा, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम एज्यूम करते हैं कि हर साल के आखिर में ये पैसे जमा कर रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगना चाहिए, विच इज एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। तो 3 लाख इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर ये बनेगा 1 प्लस 10% पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10%। सॉल्व करो इसको और आर ढूंढो जरा। 1.1 पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1, 3 लाख डिवाइडेड बाई आंसर 18823.6, 18823.6, 18823 18823.6, 18823.6। ठीक है, 18823.6। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं एनवीटी ड्यू एज्यूम करता, अगर मैं एनवीटी ड्यू एज्यूम करता तो क्या होता? तो एनवीटी ड्यू वाला फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई। उस केस में हो जाता है ये 3 लाख इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई, यानी कि मैं अगर ये एज्यूम करता हर साल के शुरू में ये पैसे जमा कर रहा है 1 प्लस 10% पावर 10 माइनस 1 अपॉन 10% मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10%। अगर ऐसा लिख लें, करो सॉल्व। 1.1 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 1.1 और 3 लाख डिवाइडेड बाई आंसर। इस केस में आपका आर जो है ना वो 17112 आ रहा होता, और आप देखो 17112 जो है वो किसी भी तरह ऑप्शन नहीं है। आप अगर इस तरह से देखते हो तो 17112 आपको ऑप्शन में नजर ही नहीं आ रहा, लिहाजा आपका जो आंसर है वो 18823.6 है। ठीक है जी, तो ऑप्शन कोई एक ही मैच कर रहा होगा।